बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 27 जून बड़ा अहम दिन करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए और बुशरा बीबी के लिए, क्योंकि 27 जून को इद्दत निकाह केस का फैसला भी सुनाया जाना है और फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की स्पेशल सीट्स का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उसकी समाअत भी बड़ी अहम उस पर नुकात सामने आ रहे हैं और रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन के जो कागजाती नामजदगी थे उसका क्या मामला था। आज ये कागजाती नामजदगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश भी किए गए। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि बजट इजलास जो है उसका क्या हुआ। आज काबीना ने अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। अदम इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है उस पर क्यों उसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या अदम इस्तेहकाम जो है वो किसी ख़ास ग्रोह या किसी खास सूबे के खिलाफ होने जा रहा है इसलिए बात की जा रही है, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये ऑपरेशन होगा और फिर इस पर ऐसे ऑपरेशन पर सियासत जो है वो क्यों की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज सेनेटर ताहिर संधू साहब मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है आपका। ताहिर साहब शुक्रिया वक्त देने का। रियाज फतेहाना साहब आपका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, सर आपका शुक्रिया फतेहाना साहब वक्त देने का। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। बेग साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। फतेहाना साहब मैं सर आपकी तरफ आता हूँ, अब बताइएगा। एक तो अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन कहा जा रहा है कि ये किसी ख़ास सूबे के ख़िलाफ़ होगा या हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। कहा जा रहा है कि हमें बताया जाए कि ये ऑपरेशन कहाँ पे होगा, किसके ख़िलाफ़ होगा। तो ऑपरेशन तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, तो कैसे बताएँगे सर ये? देखें, कोई एक मखसूस सूबा तो दहशतगर्दी से मुतासर नहीं है। पाकिस्तान के चारों सूबों में इसके वाक़यात होते रहते हैं, हुए हैं। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो चार बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, ANP, जमात इस्लामी, चारों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, अकेली तहरीक इंसाफ नहीं है। और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स हुकूमत को चाहिए था कि इसको अनाउंस करने से पहले एतमाद में लेती और आपस में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनको दूर करते। तो मेरे ख्याल इसमें वफाकी हुकूमत ने जल्दी में ये अनाउंस किया है और उनको चाहिए था कि थोड़ा सा पहले मामला देखते, बैठते, उठते। तो एक ये भी तासर नहीं जाना चाहिए कि शायद सिर्फ एक सूबे में ही ये ऑपरेशन होने जा रहा है, बाकी में नहीं रहने जा रहा है। क्योंकि एक वफाकी वज़ीर साहब ने कहा भी है कि पंजाब में हालात बिल्कुल ठीक हैं और बाकी भी ठीक हैं, सिर्फ KPK में हालात ख़राब हैं। तो मेरे ख्याल हमें कोई ऐसा तासर नहीं देना चाहिए कि वफाकी हुकूमत एक मखसूस सूबे के में लोगों के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ बहुत सारे इशूज़ हैं, मजहबी, लसानी। सर वो तो कह रहे हैं ना कि हम इसे पार्लियामेंट में लेके आएंगे, इत्तेमाद में लिया जाएगा पार्लियामान को। बेटर होता है कि इसके अनाउंसमेंट से पहले एतमाद में लिया जाता है। ये थोड़ी सी कोताही हुई है वफाकी हुकूमत से कि चीज़ें पहले अनाउंस करते हैं फिर एतमाद में लेते हैं, तो उससे गलतफहमी पैदा होती हैं। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल पाकिस्तान में अमन और अदल और इंसाफ के हमेशा से हमायती रहे हैं, और लेकिन ये भी हम चाहते हैं कि गुफ्त शनीद से जो मामला हल हो सकते हैं उनको भी हमें हल करना होगा। और असल मसला तो पड़ोसी ममालिक के साथ है। तो पड़ोसी ममालिक के साथ तो जो है वो तो वजारत ख़ारजा बात करे या वजारत दिफा बात करे या मुतलका इदारे बात करें जी, तो आपको मालूम ही है कि जिस तरह कतर में मज़ाकरात हुए थे तालिबान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान में भी ये मज़ाकरात हम करवाते रहे हैं। तो जिन लोगों ने मज़ाकरात करवाए थे वो उन्होंने कोई आखिर चीज़ें गारंटी दी होगी, तो नहीं ली थी तो लेनी चाहिए थी। अगर ली थी तो उस पर अमल दरामद करवाएँ कि वहाँ की साइल जो है, वहाँ का जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ऐसे ही तो ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात। संधू साहब आप तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम इत्तेमाद में लेंगे, पार्लियामान को भी इत्तेमाद में लेंगे। काबीना ने आज मंजूरी दे दी, काबीना में पेश किया गया। पहले एपेक्स कमेटी में जो है वो CM KPK उसमें मौजूद थे, अदम इस्तेहकाम की उन्होंने खुद कहा कि बात हुई है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो क्या कन्फ्यूजन कहाँ पे है फिर? बहुत शुक्रिया लोग साहब। मैं गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ, बहुत कम सीरियस लेता हूँ। अच्छा। मुझे नहीं समझ लगी तकती कि कभी किस वक्त बयान कौन सा दे रहे हैं, किस वक्त कौन दे रहे हैं। मैं वो गंडापुर शहर की बात नहीं करूँगा। अच्छा। वैसे मैं बता रहा हूँ, ही वाज सिटिंग इन द मीटिंग, चारों सूबों के वज़रा आला थे। ही सेड कि दैट्स ओके, फाइनल है,
आर्मी बैठी थी, और ये बड़ा सेंसिटिव कमेटी होती है, फतेहाना साहब को पता है। हाँ। मेरे तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, वेरी सीनियर पार्लियामेंटेरियन, और वहाँ पे सारी बातें बाहर की भी नहीं जा सकती। वहाँ पे आया जब बाद में पार्टी ने पूछा है, मैं तो समझता हूँ कि खान साहब से उसने पूछा होगा डेफिनेट, ये बात नहीं कि इमरान खान साहब से ना पूछा, मिला उससे। अब कहने लगा जी वहाँ पे अपना अज़म इस्तेकाम की बात हुई है, ऑपरेशन की बात हुई, ये क्या बात हुई? मैं तो हैरान हूँ कि ये कोई गुड्डे गड्डी का खेल तो नहीं है ना। हाँ, दूसरी बात जो फतेहाना साहब ने कही है, हालात मैं ज़ाती तौर पे मेरे अलग किस्म का फैब्रिक है, मैं आई विल सपोर्ट के मतलब ये पूरे पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, लेकिन कुछ सूबों में ज़्यादा हैं, जब बलोचिस्तान में भी बहुत हालात ख़राब हैं, और KP में भी। आप वुड यू बिलीव बलोच साहब के 10 किलोमीटर के तक जो सिपाही हैं या पुलिस वाले हैं, रात को उनकी गर्दनें उतार के वो ले जाते हैं। और क्या हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है ये दहशतगर्दी से पाक हो? क्या इंटरनेशनली जो हमारा, मैं इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट हूँ, फतेहाना साहब ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैम्पियन हैं। देखिए क्या हम पे मैसेज क्या दे रहे हैं? अगर हम ग्लोबल स्ट्रीट में या ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो क्या हमें इस तरह से रहना पड़ेगा? कल एक फिर केस हो गया गुजरात में, एक 14 साल के बच्चे ने एक बाबे को सेक्टेरियनिज्म पे मार दिया, अखाड़े में हो गया, इससे पहले सरगोदा में हुआ, इससे पहले और उसके बाद फिर ये जो स्वात में हुआ है कि बंदे को अब निकाल के वो सैर के लिए गया, बच्चे उसके साथ हैं, और उसने थानेदार ने बताया आज कि उसने कोई अहले सुन्नत मुस्लिम था, कोई ऐसी बात नहीं की। और सेकंडली पीपल शुड नॉट टेक द लॉ इन देयर हैंड्स, इसको कहते हैं मोबोक्रेसी। तो ये सर मोबोक्रेसी बलोच सब हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। और इसके पीछे तो ताहिर साहब ये बताइए ना कि जो आपने फरमाया कि KP के अंदर हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं, ज़ाहिर बात है ऑपरेशन तो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो अब इसमें अदम इस्तेहकाम का जो दायरा कार है वो क्या पूरे मुल्क तक होगा? जैसे कि फतेहाना साहब फरमा रहे हैं कि तासर नहीं जाना चाहिए कि किसी खास सूबे के खिलाफ हो रहा है। मैं एग्री करता हूँ फतेहाना साहब के साथ, और इसीलिए जो आज तय हुआ कैबिनेट के बाद इसको लाया जाएगा उसमें अपना पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में बहस होगी इसके बारे में। और डेफिनेट है ये, अगर कोई यूनानिमस चीज़ें काम हो जाता है, मुझे फतेहाना साहब ने जो फरमाया कि डायलॉग, ये हम तो शुरू से कह रहे हैं इनसे कि डायलॉग करें। कोई भी अगर आप देखें दूसरी जंग अज़ीम थी, उसका भी डायलॉग पे हल हुआ था ना जी, डायलॉग के बगैर तो हल नहीं हो सकता। जिनसे ये डायलॉग करना चाहते हैं वो उनसे करना नहीं चाहते। 50% काम हुआ ये मान गए, वो नहीं मान रहे। डायलॉग हमेशा पोलिटिकल लोगों का आपस में होता है। अगर हम पॉलिटिशियन अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे बलोच साहब, तो फिर अगर असि गोत किसी दे अच्छे पढ़ाने तो जिस तरह मर्जी बात है। बेग साहब आप फरमाइएगा सर, अभी बात हो रही है अज़म इस्तेहकाम पे, सर मुझे बताइए कि अपनी राय दीजिएगा, पीपल पार्टी की राय दीजिएगा कि ऑपरेशन जो है वो ज़ाहिर बात है दहशतगर्दी का शिकार तो पूरा मुल्क है, चाहे पंजाब है, चाहे KP है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे GB है, चाहे AJK है, तो पूरे पाकिस्तान के लिए अदम इस्तेहकाम का ऐलान हुआ ना सर। तो फिर क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि जो है वो स्पेशली तहरीक इंसाफ की बात करूँगा, ये ANP भी जो है वो अपना बात कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की कि KP में जो है ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट में भी जो है नारेबाजी की गई। एपेक्स बॉडी की मीटिंग हुई थी जिसमें चारों सूबों के वजीर आला थे, जिस तीनों फौजी पाकिस्तान अफवाज के सरबराहान थे, और वो तमाम मुताल्लिका मिनिस्टर थे जो सिक्योरिटी से वाबस्ता हैं। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ इसकी जब जब जरूरत होगी वहाँ पे प्रायोरिटी या तरजीह बुनियादों के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त बॉर्डर इलाके में जो सूरत हाल है वो हमारे आपके सबके सामने है। जो तालिबान गठजोड़ से नेक्सस से वहाँ पे अपना असर रसूख बढ़ा के, और जो दहशतगर्दी के वाक़यात में वहाँ पे तेजी आई है, और जो हमलों में तेजी आई है, और वो एक दिन 2 दिन के बाद 4-5 आदमी चौकियों पे लगता है कि उन्होंने उड़ा दिए और शहीद हो रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास जो असला है वो बहुत जदीद और एंटी एयरक्राफ्ट गन टाइप के उस हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड असला को वो कैरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी वेल थॉट ऑफ एक ऑपरेशन किए जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के। इसकी इस वक्त जरूरत है, इसमें हम डिले नहीं कर सकते। ये नेशनल वाइड ऑपरेशन है, लेकिन शुरू वहां से किया जा रहा है, और इसमें चारों सूबों के वजीर आला ने अपनी रजामंदी, अपनी इनपुट और मशावरत जो है वो पेश किए, जो मेरा आपके सवाल का जवाब है। सर बेग साहब देखें ना, अभी फतेहाना साहब ने एक नुकता उठाया कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी
और वहाँ से लोग उठ के पाकिस्तान पर आके चेक पोस्ट पर हमले करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हमले करेंगे, वापस चले जाएंगे। जो बलूचिस्तान का वाक़या हो, केपी के वाक़यात हों, आपके सामने है, तो ज़ाहिर बात है ऑपरेशन तो होगा, फिर उसको रोकना तो है ना सर। फिर बेग साहब मैं समझता है कि किसी को ऑपरेशन करने के पे एतराज होना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम मैं समझता नहीं इंतजार मजीद किया जा सकता है। इट इज हाई टाइम। पानी जो है सर से ऊपर से गुजर रहा है और अभी इसको कंटेन नहीं किया, इट विल बी टू लेट। तो मैं समझता हूँ तमाम सियासी इख्तिलाफात के को छोड़ के कौमी मफाद में ये जरूरी है हमारे मुल्क के लिए तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर। अभी देखें चाइना के जो मिनिस्टर साहब आए थे बिजनेसमैनों के सरमायाकारी के लिए, पहली उनकी कंडीशन थी कि मुल्क में अमन अमान अफजाई करें और दूसरा उनका था कि मुल्क में सियासी इससे खुल के बोला है, पहले बार बोला है। ये अंदरूनी मामलात के ऊपर बहुत कम इतना ज्यादा खुल के बात की जाती है डिप्लोमेटिक फर्टिनिटी में, लेकिन ये हुई है इस बार। तो लिहाजा आपको ये सोचना है कि आप अपने मुल्क को आस्ते आस्ते ये धब्बा लगाना जा रहे हैं, दहशतगर्दों के हवाले करते जा रहे हैं। यह आपने ये तासुर देना है कि नहीं पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में वो तमाम सलाहियत है कि इस तरह से शर पसंदों को हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल ये फैसला हमने और आपने करना है मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की माशत के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। और हमारी अफवाज पाकिस्तान कैपेबल हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है सर। अब फैसला करना होगा कि सियासत पहले है या मुल्क पहले है। मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे कि अज़्म इस्तेहकाम और सियासत और पाकिस्तान ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अभी बात की बेग साहब ने कि फतियाना साहब के सी पैक आपका जो है वो लाइफ लाइन है, और चाइना ने खुल के बात की कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक आपके मुल्क में अमन नहीं होगा, तो फिर ये ऐसे मंसूबे आगे बढ़ नहीं सकते। तो फिर क्या अमन प्रायोरिटी है सिर्फ नून लीग की, पीपल पार्टी की, या किसी और जमात की, या सारी जमातों को चाहिए कि वो एक पेज पे इकट्ठे हों? सर देखें, सी पैक चाइना और पाकिस्तान दोनों के मुफाद में है और उसका बहुत स्पीड से काम नहीं हो रहा उस पर। लेकिन अब ये देखें, ये दहशत गर्दी के वाक़या सी पैक के मुतल्लिक हुए हैं। उसमें एक वाक़या तो दियामार में हुआ जो गिलगित बल्तिस्तान में है, उसका ताल्लुक तो खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, वो तो बाहर एक अलग इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार इदारा है, इलाका है। उसके बाद ये है कि सी पैक के अलावा देखें कि सैकड़ों अफराद जनवरी से लेकर मई तक अगवा बराए तवान के तहत कच्चे के डाकू उठा के ले गए सिंध में। और दो इम्पोर्टेंट ज़िले हैं जो अभी डायरेक्ट ही शिकारपुर, लाड़काना, वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं। सड़कों से लोग उठाए जाते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है, और स्नैचिंग, डकैती भी तो दहशत गर्दी है ना। जब आप किसी को उठा के ले जाते हैं, उनको मार देते हैं, पैसे नहीं मिलते, इसको क्या कहेंगे? ये कोई नफीस तरीका तो नहीं है ना किसी जराइम का। और फिर ये कि वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, वो सियासी इंतहा पसंदी हो, वो ये दहशत गर्दी के वाक़यात हों, ये क्राइम है। जो क्राइम है वो क्राइम है, उसमें आप उसको कोई भी नाम दे लें। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सकती है, ना माशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना रूल ऑफ लॉ मुस्टैब्लिश हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाए, इकलीतों को तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ख़वातीन और बच्चों को बेहतर मुस्तक़बिल दिया जाए, मुआशी तरक्की दी जाए, महंगाई के बोझ को कम किया जाए। जब आप सब कुछ दे तालीमी इदारे हम कायम नहीं करते, तो बच्चे फिर किधर जाएंगे? वो दहशतगर्द बनेंगे, वो इंतहा पसंद बनेंगे, वो जराइम में जाएंगे, और तालीमी इदारों में जगह नहीं, सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है। अभी सर आपने बड़ा नुक्ता उठाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सियासी इस्तेहकाम जो है बड़ा ज़रूरी है, वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, नून लीग, पीपल पार्टी हो। तो इसके लिए क्या जो अभी डायलॉग की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ ने भी नॉमिनेट किया है चकदेई साहब को कि डायलॉग होना चाहिए, तो आप इसमें हक में है? कोई वे फॉरवर्ड है कैसे ये डायलॉग आगे बढ़ेगा, ये कैसे जो है वो मामला हल होगा? देखें, डायलॉग के लिए पहले आपको फ़ज़ा हमवार करनी होगी।
फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 के तहत आपको एक्सेस टू है कि आप मूव कर सकते हैं, आप एसोसिएशन कर सकते हैं, आप इकट्ठे हो सकते हैं। अब जब भी लोग बाहर निकलना चाहते हैं अपने हकूक़ के लिए, आप 144 लगा के उनके घरों में घुस जाते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको पिटाई करते हैं। पंजाब एक बहुत बड़ा एक मैदान है, आधा पाकिस्तान है। और जो अभी जैसे पिछले 1 साल में जो वाक़यात हो रहे हैं निगरान हुकूमत के दौर में, अब सिविल हुकूमत के दौर में, सो कॉल्ड मुंतखब हुकूमत के दौर में, तो वो भी तो काबिल कबूल नहीं है। जब आप 8 फरवरी के नतायज 9 फरवरी को बदल देंगे, जब आपको जो इलेक्शन करवाने के ज़िम्मेदार इदारे हैं वो उन पर पकड़ नहीं होगी, जब लोगों को ट्रिब्यूनल बदल दिए जाएंगे। एक कानून बना कि रिटायर्ड जज, पीडीएम की गवर्नमेंट ने पिछले साल मई में 2023 में कानून बनाया कि रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर नहीं हो सकते। अब ऑर्डिनेंस आ गया कि उनको भी बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें शकूक व शुबहात पैदा करती हैं। पहले इन्हें चाहिए कि ये जो पुलिस और बाकी सिविल इंतज़ामिया है वो सहूलतकारी जो करती है, तशद्दुद, ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, एमपीओ के तहत मुकदमात, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। चलें ताहिर साहब, ये नुकते उठा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिलनी चाहिए पहले डायलॉग के लिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तभी डायलॉग आगे बढ़ेगा। देखिए बलोच साहब, कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी कि हमारी तरजीहात क्या हैं। फतियाना साहब ने फरमाया भी आर्टिकल 14 की बात की, उसका आधा हिस्सा पढ़ा इन्होंने, आधे में आगे लिखा कि सब्जेक्ट टू लॉ, और उसमें लिखा है ख़ास तौर पे कि आपका मुल्क के दफ़ाई जो अदारे हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उन पर हमले नहीं करेंगे। व्हाट हैपेंड ऑन द 9 मई, 200 से ज़ायद हर जगह पे वो 8 फरवरी की बात करते हैं, 9 फरवरी की बात करते हैं, वो नहीं करते। दूसरे नंबर पर फतियाना साहब ने फरमाया कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़। मैं ज़ाती तौर पर, मैं कल जितना मैं रंजीदा और संजीदा था परसों जब कौमी असेंबली में करारदाद कल सेनेट में भी आई, तो कैन यू बिलीव, उसमें सिर्फ करारदाद में ये था कि माइनॉरिटी पे जो हमले हो रहे, लिंचिंग हो रही, वट एवर, कि इंटरनेशनली इसको ऑब्जॉर्व नहीं किया जाता और होना भी नहीं चाहिए। पीटीआई ने उसकी मुखालफत कर दी करारदाद की, सेनेट में करारदाद आई, शहरी रहमान ने पेश की, उसकी भी मुखालफत कर दी। हम क्या समझे इस बात से। नंबर 2, जो अभी इन्होंने कहा इलेक्शंस के बारे में वट एवर, आर्टिकल 219 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कहता है कि जो कमीशन है उसने ट्राइब्यूनल्स बनाने हैं, वट एवर, चले उसको भी छोड़े, केस लगे हुए हैं, जो भी होगा। राइट नो वट वी हैव टू सी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। इसमें प्रायोरिटी है सबसे बड़ी इंसान, जिसको अशरफ और मखलूक़ात कहा जाता है। रोज़ाना कितने इंसान हैं जिनकी रूहें उनके जिस्मों से जुदा हो रही हैं, तो अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलेगी, लेकिन सबसे पहले मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और लोगों का तहफ़्फ़ुज़, द राइट ऑफ लाइफ इज़ अ पैरामाउंट, उसको सामने ज़रूर होना चाहिए। उसमें मेरी ज़ाती राय तो ये है कि जस्ट लाइक फतियाना साहब जैसे जो इंतहाई ज़ीरक सियासतदान हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, इनको अपनी पार्टी में भी ये बात करनी चाहिए कि नहीं, ये प्रायोरिटी है, इस पर बात करें। हाँ, जो रिजर्वेशन है, जो भी मर्ज़ है, उसका इलाज तो तभी होगा ना जब ये बताएंगे। जिस तरह बजट हुआ है, बजट में इनको चाहिए था शैडो बजट पेश करते। मैं 4 दफ़ा पंजाब असेंबली में रहा हूँ, हमेशा शैडो बजट अपोजिशन पेश करती है, तरजीहात भी दें। वहाँ पर एक और किस्म का काम शुरू हो गया ना, जो गालम गलोच ब्रिगेड है। परसों जो मस्ती ने बदमस्ती दिखाई असेंबली में, वो देखिए आप, मतलब किस लेवल पे, इस लेवल पे अगर हम अखलाकी तौर पे दिवालिया हो जाएंगे तो बाकी तो ऑटोमेटिकली दिवालिया हो जाएंगे। बेग साहब, आप फरमाएं सर कि क्यों ये मामलात इस तरह जो है वो चल रहे हैं कि किसी की बात ना मानी जाए, किसी की बात सुनी ना जाए, किसी की बात बर्दाश्त ना की जाए। पार्लियामान का माहौल आपके सामने है। सनाउल्लाह मस्ती खेल का जो उन्होंने बात की कि उन्होंने जो हदें अबूर की और बाकी जो हो रहा है, किस तरह सर कंट्रोल किया जा सकता है? जारी बात है, आप सियासतदान हैं, पार्लियामान में बैठे हुए हैं, जो मैंडेट, जिस मैंडेट की बात करते हैं, तो पब्लिक ने तो मैंडेट दिया है कि उनकी बात करें। देखिए, मैं समझता हूँ पार्लियामान ही वो जगह है जहाँ पे हर तरह की बात, हर तरह का डायलॉग किया जा सकता है और उसका रिमीडियल मेजर्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ बात की जा सकती है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमने पार्लियामेंट को उसका वो दर्जा मुकाम नहीं दिया, बल्कि हम पार्लियामेंट के अलावा जो सड़कें हैं, जो आउटसाइड के इलाके हैं, वहाँ के अपना एहतजाज वाला करके हम समझते हैं अपने मसाइल हम हल कर लेंगे, जो एक रॉन्ग अप्रोच। अभी आप बात कर रहे थे मेरे साथी तरजीहात की कि जी माशी तरक्की करें, महंगाई में कम लाएं, मुलाजमतों के मौके पैदा करें तो अमन अमान होगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, अगर मुल्क में अमन अमान पहले है तो माशी तरक्की भी होगी, फिर सनती तरक्की होगी, फिर उससे लोगों को मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, प्रोडक्शन में पैदावार में इजाफा होगा
जीडीपी ग्रोथ तेज आएगी, आपकी 5-6% जीडीपी जाके आप मुलाजमतों के मौके दे सकते हैं। तो ये अपना एक अंदाज है, तरजीहात प्रायोरिटीज लेके चलना। मैं यही समझता हूँ सबसे बड़ी और सबसे टॉप पे जो तरजीहात है, जो प्रायोरिटी है, वो अमन अमान की सूरत हाल को जल्द से जल्द। लेकिन सर बिलावल साहब ने फरमाया है कि मैशत और जो है वो नैब साथ साथ नहीं चल सकते, नैब खत्म किया जाए, करप्शन जो है उस पर। बिल्कुल, उन्होंने आज कहा, हम साथ में थे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में, उन्होंने 3-4 कही, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपसे शेयर कर लूं। एक तो उन्होंने ये करा कि नैब और माशत साथ साथ नहीं चल सकती, नैब को खत्म किया जाए। हमें मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो सिंध में एक सक्सेसफुल मॉडल हमने अडॉप्ट करा है और कामयाबी से बहुत सारे प्रोजेक्ट अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगाए गए, उसको रिप्लिका दूसरे सूबों में भी करना चाहिए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोटेक्शन दी जाए आईनी, जिस तरह से SIS और नैब को दी गई, यानी स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल को भी एक खुसूसी प्रोटेक्शन दी गई है आइन। ठीक है सर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं वापस आऊँगा, फिर बात करेंगे कि सियासत और फिर मखसूस हिस्सों का मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है, बजट कहाँ पे जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बेग साहब, आप बताइए सर, आपसे शुरू करता हूँ मैं, लास्ट सेगमेंट है कि जो मामला चल रहा है सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल सीट्स का, मुख्तलिफ सवाल उठाए जा रहे हैं बेंच की तरफ से। फुल कोर्ट बेंच है, 13 रुकनी बेंच है, वो समाअत कर रहा है। तो ये मामला लगता है कि आपको स्पेशल सीट का मामला हल हो पाएगा, कोई फैसला अगर आ भी गया ऐसा उनके हक में और स्पेशल सीट मिल भी जाए तहरीक इंसाफ को, तो फिर कोई पार्लियामान में कोई हुकूमत को कोई दंड पड़ेगा, कोई पार्लियामान की जो है वो जो सीट अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा? नहीं, ये बात तो सही है कि अगर इसका फैसला उनके फेवर में आया तो तालिबान में जो बैलेंस है, तवाज़ुन करेगा थोड़ा सा। लेकिन हमें अपनी कोर्टों पे यकीन है, 30 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर बेंच फैसला करना है तो हमने समझ से सवालिया निशान हमें तमाम जस्टिस साहब का और हमारे बेग साहब की आवाज़ बेग साहब की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अपना इफ्तियान साहब बात फरमाएं सर कि स्पेशल सीट का मामला जो है वो अगर फैसला हक में आता है, क्योंकि बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है कि इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, PTI ने क्यों खुदकशी की कोशिश की, और सारा कुछ मामला आपने भी सुने, हमने भी सुने। तो कोई फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट को? आप कोई ऐसा दंड डाल सकते हैं कि आपको अगर सीटें मिल भी जाती हैं तो फिर? देखें, जैसे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन करवाती है, जिस तरह के इलेक्शन पीपल्स पार्टी करवाती है, उससे बेहतर इलेक्शन हमने करवाए हैं जी। वहाँ भी ये होता है कि एक के मियाँ साहब इलेक्ट हो गए, सदर बाकी ओहदे वो नामजद करेंगे। पीपल्स पार्टी में भी ये होता है, एक चेयरमैन इलेक्ट हो गए, बाकी ओहदे वो नामजद करेंगे। हमने तो ये नहीं किया, हमने फिर भी बाकी ओहदे इलेक्ट किए हैं। नंबर 2, लॉ ऑफ नेचर भी एक है, हक़ाइक़ देखें कि क्या है। पंचायतों में एक जिरगे में क्या होता है, उसमें वो कानूनी मोशगाफियों से हट के हक़ाइक़ को देखा जाता है। और जो पाकिस्तान का लॉ है ये भी एक तरह से जो रवायती कानून है पंचायत और जिरगे का, उसी को शक्ल दी गई है। ठीक है। अब जो हर 4 MNAs एक रिज़र्व सीट प्रोड्यूस करते हैं ख़वातीन के लिए, 10 रिज़र्व सीट्स अक़लियती भाइयों के लिए हैं और 60-60 सीटें ख़वातीन के लिए हैं। ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि MNA तो हमारे इलेक्ट होकर आएँ और सीटें मिल जाएं नून और पीपल्स पार्टी को, ये बाकी जमातों को। ऐसा हो नहीं सकता, दुनिया की किसी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। या तो सीटें सारी ख़त्म कर दें, अगर देनी है तो फिर हमारा ही हक़ है, हमारी सीटें किसी और को जा नहीं सकती। तो ये तो मेरा ख्याल है, अपना वो पंजाबी में कहते हैं डर दे दे सत्ता मियाँ 100। आम आदमी का 100 से होता है और ताकतवर होता है 120 का वो 100 काउंट करता है। तो ये ज़्यादती है और दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से अपनी मसनूई अक़लियत को इन्होंने फार्म 47 के ज़रिए अक्सरियत में बदला है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। फार्म 45 एक मुस्तनद दस्तावेज़ है जिस पे प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत, अंगूठा, शनाख्ती कार्ड, नंबर, स्टैम्प
और सारे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, उसकी हैसियत रही कोई नहीं। सर आप सुन रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो हैं वो अभी बात हो रही है कि ये लोग पीटीआई में रहते तो ज़्यादा बेहतर था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसका ना इलेक्शन लड़ा ना कोई ना वो सारी चीज़ें थी। देखें तो क्या ज़रूरत थी, एक दिन पहले जब जिस रात हमने निशान अलाट करवाने थे, आखिरी रात के 11 बजे फैसला आ रहा है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया पीटीआई से, और कहा जी 1 घंटा आपके पास है। शदीद धुंध थी उस दिन, मुझे पता है कैसे लोग हमारे पहुंचे रिटर्निंग अफसरों तक, और ये भी तो दुनिया ने देखा ना। तो मेरा ख्याल है कि देखना तो ये है कि लॉ ऑफ नेचर क्या कह रहा है, हकायक क्या कह रहे हैं। लोग हमारे हैं भले से, वो चूँकि आज़ाद जीते ना, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाएं, वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे रिजर्व सीटें साथ लेकर जाएंगे, इसमें दूसरी दो राय नहीं है। और मेरा ख्याल हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो बैठा हुआ है वो सही फैसला करेगा और वो हमारे हक में आना चाहिए, और अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता तो बहुत अफसोस होगा हमें इस पर। चलें देखते हैं फैसला क्या आता है। संधू साहब, मैं फतेह साहब की बात से अदब के साथ, इंतहाई अदब के साथ डिसएग्री करता हूँ। लॉ जो है या आइन जो है क्लियर कट लिखा है 200 आर्टिकल 215 जो है इलेक्शन एक्ट का, कि पार्टी मस्ट हैव अ सिंबल। हाँ, किसी सिंबल पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। और फिर साहब फजल करीम साहब मेरे लिए भाइयों की तरह हैं, उन्होंने अपने सीट पे अपने निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा। और फिर उनका जो मंशूर है, ये माइनॉरिटी सीटें भी मांग रहे हैं, उनमें लिखा हुआ है कि कोई माइनॉरिटी का बंदा हमारा मेंबर नहीं बन सकता। किस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मतलब नहीं मिल सकती सीटें। आर्टिकल 104 है कि स्क्रूटनी होगी और इलेक्शन से पहले होगी, और प्रायर टू द इलेक्शन इन्होंने लिस्टें जो है जमा करानी होती हैं, सेम उसी तरह स्क्रूटनी होती है। आप फाइल करते हैं पेपर, 62-63 के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जो लिस्ट फाइनल लिस्ट आती है उसको वेब पे चढ़ा दिया जाता है। उस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है ये, और सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। और इनको चाहिए था जी, अल्लामा नासिर साहब के था अपना, पहले उस जमात में शामिल हो रहे थे, उनके पास निशान था, ऑटोमेटिकली ये मसला ही पैदा नहीं होना था। मुझे नहीं पता इनकी, चूँकि अभी बहुत सारे हमारे वकला भाई इनके साथ हैं और काफ़ी मतलब सियाने भी हैं। वैसे ये गलतियां वकला के ही हैं जो माने हैं, अहमद खान साहब माने हैं, जो अपना एसएम जफर साहब के बेटे जो मेरे साथ सैनिटर हैं, वो माने हैं कि ये वाकई मिस्टेक हुई है, मतलब उस वक्त इनको सोचना चाहिए था। तो जो बाद में जो अगर कोई थप्पड़ आता था वो तो फिर अपने मुंह पे मारना पड़ता है जी। लेकिन मुझे नहीं पता क्या फैसला होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो, तरीके इंसाफ ना हो, जो भी अदालतों ने फैसला इंसाफ हो, तरीके इंसाफ। बेग साहब बताइए सर, बजट भी तो सर अपना पास होना है, तो पीपल पार्टी अब फुली इन्वॉल्व है उसमें, जो मामलात हैं वो तय हो गए हैं, ये अभी कोई इख्तिलाफ हैं सर? नहीं, हमारी पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून में जो इख्तिलाफात थे वो माशाल्लाह मीटिंगें हुई हैं, उनमें वो सब तकरीबन गए हैं। उसमें पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन में भी पीपीपी का रोल स्पेस का था, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में था कि अगर कोई पूर्ति होती है तो हमारे एलोकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह का फजल है कि वो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वो भी कंफर्म कर दिया। और उसके अलावा हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जोर दिया था वो भी हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। हम चाहते हैं कि कोयला जो है वो मुकामी इस्तेमाल हो, पावर जनरेशन में घर का कोयला इस्तेमाल हो, इंपोर्ट कोयले की बंद की जाए क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर और हाइड्रो आते हैं उनको फरोग और इनकरेज किया जाए। तो पावर जनरेशन के ऊपर हमने अपनी पॉलिसी जो उनको दी थी वो बजट में भी इनकॉर्पोरेट की गई है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे जो हमने जोर दिया था वो अभी आने से पहले, मेरी बात बिलाल से पहले औरंगजेब साहब से हो रही थी, वो खुद कहते हैं कि हम रेफर करते हैं सिंध में वाकई में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक सक्सेसफुल मॉडल है, और वो दूसरे सूबों में भी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो सर मिसाके मईशत की बात हो रही है, बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि मिसाके मईशत जो है वो होना चाहिए, तो क्या मॉडल क्या है आपके माइंड में, क्या है पीपल पार्टी क्या चाह रही है? देखिए, हमने ये कहा कि अगर आप बहुत ब्रॉड बेस चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं बना सकते तो मेजर 5, 6, 10 वो इश्यूज ले लें जो इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुल्क की मफाद में। सीपैक का मसला है, सर्कुलर डेट है, प्राइवेटाइजेशन है पीआईए की और डिस्कोस की, स्टील मिल की और रेलवे की और उन इदारों की जो 1000 अरब रुपए सालाना खा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है। तो कम से कम इनके ऊपर सीपैक है, इनके ऊपर अगर हम 8-10 अहम कौमी मफाद के जो
इश्यूज हैं बड़े जो मैंने नाम लिए हैं, उन पर कम से कम तमाम जमातें मिसाल की मंशत कर लेती हैं, उनको एक मैसेज चला जाए कि ये कौमी ये प्रोजेक्ट है, किसी सियासी जमात की नहीं है और तमाम सियासी जमातों की इसको एंडोर्समेंट सपोर्ट हासिल है और इसको हमने वक्त पे कंप्लीट कर। ठीक है फतेहाना साहब, सर आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको अरसा हो गया पार्लियामान में, तो आपने डायलॉग देखे, वे फॉरवर्ड सर क्या है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ जाएँ, जो है वो आगे बढ़ने की बात करें, कोई है सर वे फॉरवर्ड कोई आपकी? इसमें कोई मुतायका नहीं, हमने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए मुज़ाकरात के। हम चाहते हैं कि उसके कोई ऐसे मुज़ाकरात हों जो कि उसका कोई रिज़ल्ट बाहर आए जी। अब बैठकर हमारे साथ एजेंडा पहले तय करें, मुज़ाकरात किन बुनियादों पे किन चीज़ों के लिए होंगे। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, आज़ाद अदलिया, आज़ाद इलेक्शन कमीशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सियासत से अलग करना चाहते हैं, दबाव से हट के फैसले करें। हम यहाँ पे जो हमारे केसेस हैं, आइन का आर्टिकल 10A फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल की बात करता है। हमारी जो ट्रिब्यूनल में अपीलें हैं उनका जल्द फैसला होना चाहिए और उसके बाद फार्म 47, 45 के जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व होना चाहिए। जो हमारे लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं एक साल से, ख़वातीन ख़ास तौर पर, और इमरान खान समेत बेबुनियाद मुकदमात जो हैं उनको कम से कम बेल आउट फेल फॉर कर दिया जाए। बेल आउट तो अदालतों के फैसले आते रहेंगे जी। और इसके बाद ये है कि पहले ऐसी फ़ज़ा कायम की जाए तो हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले हालात ऐसा पैदा करें। एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि खान साहब, तहरीक इंसाफ चाहती है कि खान साहब बाहर आएँ तभी मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बलोच साहब काफ़ी दफ़ा इस पे बात हुई है मुज़ाकरात में, अभी भी इन्होंने अचकज़ई साहब को नामज़द किया है कि अगर कामयाब हो गए तो क्रेडिट पीटीआई लेगी, नाकाम हुए तो अचकज़ई साहब होंगे। तो माने क्या? और दूसरे हम भी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह ऑनरेबल फतेहाना साहब ने फरमाया, ये जो देखिए अभी इन्होंने कहा कि एक साल से लोग अंदर पड़े हैं। फतेहाना साहब से पूछे स्टे किसने लिया हुआ है अदालतों के खिलाफ, फौजी अदालतों के खिलाफ? इनकी वजह से नहीं चल रहा उनका ट्रायल, नंबर 1। नंबर 2, आखिरी बात मेरे ख्याल है, आखिरी वक्त है कि मुज़ाकरात और मोहब्बत ये शर्तों पे कभी नहीं होते, दोनों ऐसे ही ये गैर मशरूत होते हैं। बैठे तो सही, कम से कम एक सीट पे, एक टेबल पे बैठे, उसके बाद कोई ना कोई हल ज़रूर निकलता है। फिर प्रायोरिटीज़ तय करके जो भी फतेहाना साहब फरमा रहे हैं उसके मुताबिक बातें की जा सकती हैं, और जो जिसमें सच्चाई है, जो भी सदाकत है। और हम तो अब भी चाहते हैं कि ये स्टे वापस ले, जो बेगुनाह बेचारे। आप समझते हैं कि महमूद खान के पास मैंडेट है बातचीत करने का, मुज़ाकरात? मैंने बलोच साहब जो आपको बताया, ये बड़ी इन्होंने अच्छी मूव खेली है, जैसे गुगली कहता है, गुगली करवाई है, लेकिन ये हिट विक्ट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि वो अगर कामयाब होते हैं तो पीटीआई, नहीं होते तो अचकज़ई साहब जिम्मेदार होंगे कि जीवन नाकाम हो गया जी। सिंपल सी बात। चलें, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों जी। चलें, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, रियाज साहब आपका सर शुक्रिया, बेग साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि मुज़ाकरात पे बात करें, अदम इस्तेहकाम पे बात करें और पाकिस्तान पे बात करें कि पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल जो है वो कैसे हल हो सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।